हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अवेयरनेस सीरीज़ पार्ट 10। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस की। तो यूपीएससी का हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो जीएस का सबसे वास्ट सिलेबस है और किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने से पहले उसके सिलेबस की पूरी तरह से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 4-5 खंडों में बांटा गया है और उसको हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये ब्रीफली देख लेते हैं कि हिस्ट्री को बांटा कैसे गया है। तो हिस्ट्री को बांटा गया है एंशिएंट इंडिया में, दैट इज़ प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, फिर मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, फिर उसके बाद उसमें एक सेक्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया का और एक वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो ये 5 मुख्य श्रेणियां हैं जिसमें हिस्ट्री के यूपीएससी के सिलेबस को बांटा गया है जीएस के। तो अभी हम इन्हीं की एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं और संक्षेप में भी करेंगे उसी चीज़ को। तो हम एंशिएंट इंडिया से अगर शुरू करें तो एंशिएंट इंडिया शुरू होता है 50,000 बीसी से। 50,000 बीसी यानी ये था प्री हिस्ट्री का पीरियड, जहाँ पर तुमको पैलियोलिथिक एज से 8th सेंचुरी एडी तक का इतिहास करना है। तो अब इस पूरे पीरियड में तुमको स्टोन एज करना है, फिर तुमको इंडस वैली सिविलाइजेशन, एडवेंट ऑफ आर्यंस, ऋग्वेदिक पीरियड, देन लेटर वैदिक पीरियड, एज ऑफ बुद्धा। एज ऑफ बुद्धा के बाद हमें महाजनपदास के बारे में करना है, देन राइज ऑफ मगध जिसमें प्रमुख कुछ डायनेस्टीज़ थी जैसे हरियंग डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, और इसी पीरियड में जो ईरानियन और मैसिडोनियन इन्वेजन्स हुए थे उनके बारे में चर्चा करनी है और उनके बारे में विस्तृत पढ़ाई करनी है। और उसके अलावा फिर मौर्यन डायनेस्टी का कैसे पतन हुआ और उसके बाद पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़ कौन सी आई, जैसे कि शुंगाज, कनवाज, फिर साउथ इंडिया में सतवाहनाज आए, उनके बारे में हमको करना है। और इसी के साथ तुम्हारा ऑलमोस्ट 1st सेंचुरी एडी का पीरियड शुरू हो जाता है। तो अब इस दौरान सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स इंडिया के कौन कौन से हुए, तो जैसे उसमें ग्रीक किंगडम के साथ जो कॉन्टैक्ट हुआ यानी इंडो ग्रीक्स के साथ, यानी बैक्ट्रियन किंगडम जिसको हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पार्थियंस, शाकाज एंड कुशन्स, उनका कॉन्टैक्ट आया। कुशन एम्पायर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी देर तक चला। उत्तर भारत ऑलमोस्ट पूरा कुशन एम्पायर का पार्ट था जो उधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ईरान और ऑलमोस्ट टर्की तक था। फिर कुशन एम्पायर जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पर गुप्ताज़ का राइज़ हुआ, तो वो नॉर्थ इंडिया में था। फिर गुप्ताज़ के बाद इधर हर्षवर्धन आए, पुष्यभूति डायनेस्टी, देन पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में मेजर अगर कोई डायनेस्टीज़ आई तो वो थी प्रतिहार्स एंड पालाज, लेकिन उनका फिर 8th सेंचुरी के बाद का पीरियड आ जाता है। तो अब हम इसी तरह साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जैसे 2nd सेंचुरी बीसी तक ऑलमोस्ट स्टोन एज ही चल रहा था, लेकिन वहाँ पर बाद में जो कुछ डायनेस्टीज़ ने रूल करना शुरू किया वो थे पांड्यास, चेराज एंड चोलाज। तो इनको हम संगम पीरियड के कार्यकाल में स्टडी करते हैं। और फिर साउथ इंडिया में उसी तरह से इनके पतन के बाद और उधर नॉर्थ इंडिया के गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद जो नई डायनेस्टीज़ आनी शुरू हुई, जैसे इधर थी चालुक्याज, फिर पल्लवाज, अगेन एक चोलाज फिर से रिसरेक्ट हुए थे वो, और फिर बाद में राष्ट्रकूटा। तो ऐसे करते करते आपको 8th सेंचुरी एडी तक का इतिहास एंशिएंट इंडियन पीरियड में करना है। फिर शुरू होता है आपका मेडिवल इंडिया। अब एनसीईआरटी में मेडिवल इंडिया जो दिया गया है वो 8th सेंचुरी से लेके ऑलमोस्ट औरंगज़ेब की डेथ तक का पीरियड उसमें कवर किया गया है। लेकिन कई हिस्टोरियंस में इसमें एक कंसेंसस नहीं है कि मेडिवल इंडिया एग्जैक्टली ख़त्म कहाँ होता है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि मेडिवल इंडिया मुग़लों के आने से पहले तक ख़त्म हो जाता है और मुग़ल्स का जब से इंडिया में आगमन हुआ वो पीरियड आधुनिक भारत में गिना जाता है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से करें तो उसमें औरंगज़ेब की डेथ और एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल तक का पीरियड मेडिवल इंडिया में लिया गया है। तो मेडिवल इंडिया में आपको क्या करना है, मेडिवल इंडिया में जो यहाँ की जो कुछ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कुछ मेजर एम्पायर्स जैसे क्रिएट हुए उनके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। तो जिसमें आ गया नॉर्थ इंडिया में यानी स्पेशली विच स्टार्टेड फ्रॉम ईस्ट दैट इज़ बंगाल,
तो वहाँ से पाला डायनेस्टी करनी है, फिर इस तरफ थे उनके कंटेम्प्रेरीज गुर्जर प्रतिहार्स, और साउथ इंडिया में इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज थे राष्ट्रकूटास। तो इनके पीरियड के बारे में आपको एक विस्तृत स्टडी करना है, जिसमें उनके काफ़ी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी आपको इसमें स्टडी करना है। फिर इनके बाद चोलाज साउथ इंडिया में फिर से रिसरेक्ट हुए थे। अब चोला एम्पायर के साथ एक अजीब सी कहानी बोलो या विडंबना बोलो, वो कई बार आए और कई बार गए। जैसे पहली बार चोलाज 3rd सेंचुरी एडी तक लुप्त हो गए थे, उनको कालाभ्राज ने वहाँ से खदेड़ दिया था। इन तीनों ही किंगडम्स को खड़े पांड्याज, चेराज एंड चोलाज को। फिर 200-300 पीरियड के गैप के बाद चोलाज फिर से आए, जिनको पल्लवाज ने फिर से गायब कर दिया, और बचे कुचे चोलाज को राष्ट्रकूटाज ने गायब कर दिया। फिर दोबारा से चोलाज आए और उन्होंने फिर 200 साल तक ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में राज किया, सो अराउंड 12th सेंचुरी एडी तक। बट इस पीरियड में ऑलरेडी इंडिया में इस्लामिक पीरियड नॉर्थ साइड में शुरू हो चुका था। तो उसमें जैसे सल्तनत पीरियड जब शुरू होता है तो उसकी शुरुआत होती है मामेलुक सुल्तान से, जिनको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। और उनके प्रमुख बादशाह जो थे वो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश, बलबन, रज़िया सुल्तान इत्यादि, इनके बारे में हमको करना है। उसके बाद खलजी डायनेस्टी आई, जिसमें जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी और शहाबुद्दीन खलजी उनके प्रमुख कुछ बादशाह थे। फिर ब्रीफ पीरियड के लिए सैयद्स आए। सैयद्स और लोधीज़ एक ब्रीफ पीरियड के लिए आए सल्तनत पीरियड में, लेकिन उनके बाद खलजीज़ के बाद जो एक मेजर वंश जिसने भारत पे राज किया वो थे तुगलक। तो तुगलक में घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, ये उनके कुछ प्रमुख बादशाह थे जिनके कार्यकाल में कई सारी चीज़ें हुई, हिस्ट्री में रेखांकित भी है। और फिर इनके बाद अगर कोई मेजर डायनेस्टी इंडिया में आई तो वो थे मुगल्स। और मुगल्स यहाँ मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना की थी बाबर ने। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां एंड देन औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के साथ मुग़ल वंश ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब की डेथ के बाद से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। और फिर यही पीरियड है 1705 में औरंगज़ेब की डेथ हुई, और यही पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी की यूरोपीय कंपनियों ने इंडिया में अपने पैर जमाने शुरू किए थे। तो अब यहाँ से एक एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल का हिस्ट्री का पीरियड नया एक भाग अपने भारत के इतिहास में जुड़ जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया। अब इसमें जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी का और एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल का इतिहास पढ़ते हैं तो इसके साथ ही हमको और भी कई सारे उस समय के जो स्थापित साम्राज्य थे भारत में उनकी भी चर्चा करनी होती है। जैसे कि उस समय सबसे पावरफुल मुगल्स के बाद, मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सबसे पावरफुल वंश अगर कोई था तो वो था मराठास का। फिर मराठास ने के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में इधर सिख रूल था, उसके अलावा साउथ इंडिया में हैदराबाद किंगडम था एक मेजर किंगडम, फिर मैसूर किंगडम था। तो अब इन्हीं किंगडम्स के साथ ब्रिटिश के कई सारे वॉर्स भी हुए जो हमको इसी पीरियड में कवर करने, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वाले पीरियड में। तो उसमें जैसे तुम्हारे एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, एंग्लो मैसूर वॉर्स, देन एंग्लो सिख वॉर्स, इस तरह के कई सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके साथ वॉर्स किए वो करने थे। और फाइनली जब पंजाब का एनेक्सेशन हुआ 1848 में, तब से ब्रिटिश रूल पूरे पैन इंडियन लेवल पे स्थापित हो गया। तो इस तरह से पैन इंडियन लेवल पे स्थापित होने के बाद अराउंड 10 साल के बाद यहाँ पर 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो ये जो एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल पीरियड है ये रफली 1750s ऑनवर्ड्स, यानी जब से बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी वगैरह हुए थे, तब से लेके 1857 तक का जो पीरियड है इसको हमको एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के इसमें करना है, जिसके साथ हमको बाकी भी चीज़ों के बारे में करना है जिसकी बात हमने अभी की, जैसे कि मराठाओं का इतिहास, पेशवाओं का इतिहास इत्यादि। फिर अब 1857 के बाद जब पूरा भारत का साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गया, तो उसके बाद कई सारे नए चेंजेस इंडिया में आए, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली भी बोल सकते हैं और एजुकेशनली भी बोल सकते हैं, क्योंकि तब 50s ऑनवर्ड्स इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की भी स्थापना होनी शुरू हो गई थी। तो इसके साथ ही इंडिया में एक इंटेलिजेंशिया क्रिएट होना शुरू हुआ और जिन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना शुरू किया। तो इसके अब ऐसी कई सारी भारत में अलग अलग
ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हुई और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके बाद में एक पैन इंडियन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1885 में, और जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास की शुरुआत से फिर यहाँ पर एक नेशनल मूवमेंट शुरू हुई। अब उसको हम फ्रीडम स्ट्रगल नहीं बोल सकते, उसका सिंपल रीज़न ये है कि जब कांग्रेस बनी थी तब वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं कर रही थी। वो इनिशियली ब्रिटिश से कुछ कंसेशंस मांग रहे थे, और उसमें मेजॉरिटी जो कांग्रेस के उस समय लीडर्स थे वो मॉडरेट फैक्शन के थे, जो ब्रिटिश को बेसिकली बेनेवोलेंट मानते थे। बेनेवोलेंट मीन्स अ विश टू डू गुड, यानी उनका दिल से मानना था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा है। तो अब फ्रीडम स्ट्रगल का रियल पार्ट शुरू होता है अगर हम बोले तो 1915 ऑनवर्ड्स, जिसमें जब से गांधी जी का इंडिया में आगमन हुआ। अब ऐसा नहीं है कि स्वराज और सेल्फ रूल इसकी बातें पहले नहीं होती थी। जो कांग्रेस का ही एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था लेड बाय तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय एक्सेट्रा, वो भी इन सब चीज़ों की बातें करते थे। लेकिन जो रियल पुश इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मिला वो गांधी जी के आगमन के बाद मिला। और उसके बाद जो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च की, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और साथ में इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस ने जो किया था उसका क्या इफेक्ट था। तो ये सारी तमाम चीज़ें, और अंग्रेज़ों ने किन हालातों में और किन कारणों की वजह से फाइनली भारत को छोड़ा, ये हमको 1947 के पीरियड तक को करना है। तो ये था अपना फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट। फिर अब इसमें हिस्ट्री के सिलेबस में एक पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया 1947 से आगे का इतिहास है। अब हर जाने वाला साल इतिहास में जमा होता जा रहा है। तो अब आप जानते हैं कि हमारी फ्रीडम मिले हुए भी हमको 75 साल हो चुके हैं। तो वो भी एक सब्सटैंशियल पीरियड हो जाता है जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन अब पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया को अलग से बहुत ज़्यादा तवज्जो देके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हम बाकी के टॉपिक्स में वैसे भी पढ़ते ही हैं। जैसे कि हम इकोनॉमी में कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम पॉलिटी में कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और बाकी की भी सोशल डेवलपमेंट्स, इंसर्जेंसीज और कई सारी चीज़ें हम ऐसे भी पढ़ते ही हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन का बहुत सारा भाग बाकी के टॉपिक्स के थ्रू भी कवर हो जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस में जो पार्ट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरी दुनिया का इतिहास आपको नहीं करना है, वरना वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। उसमें क्लियरली मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आते हैं। तो उसमें जैसे पहली बात तो आते हैं जैसे आपका पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियलिज्म, देन वर्ल्ड वॉर्स, देन सम रेवोल्यूशंस। अब रेवोल्यूशंस भी सारी नहीं दुनिया की, कुछ कुछ रेवोल्यूशंस जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, और उसके अलावा कुछ फिलॉसफीज़ जो 20वीं सेंचुरी में खासकर ज़्यादा पॉपुलर हुई, जैसे कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो इनके बारे में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में करना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बारे में भी करना है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। सो ऐसे करके ही वर्ल्ड हिस्ट्री में एक लिमिटेड सिलेबस है, उसको करना है। तो ये एक पूरा अपना कंप्लीट सिलेबस था हिस्ट्री में। लेकिन अब पॉइंट इसमें ये है कि इसमें जितने हमने टॉपिक्स अभी मेंशन किए हैं, या जितने उसके खंड या सेक्टर्स मेंशन किए, वो सारे के सारे प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में नहीं आते। अब जैसे प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सब कुछ आता है वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के, लेकिन मेंस में एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, वो उसके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें सिर्फ उसका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो मेंस की पढ़ाई और प्रीलिम्स की पढ़ाई हिस्ट्री की थोड़ी अलग तरीके से करनी होती है। तो अब जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जब आप करेंगे तो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया को की हिस्ट्री पढ़ते समय आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेंस में पूछते ही नहीं है। उसका सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट मेंस में है। तो आर्ट एंड कल्चर तो पूरा है। फिर मेंस में जो मेजर पार्ट है वो ब्रिटिश रूल जब से इंडिया में शुरू हुआ, यानी एडवेंट ऑफ ब्रिटिश वाला जो पार्ट है तब से है। और फिर इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इतना पार्ट मेंस में है। तो इसी तरह से हिस्ट्री को आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए प्रिपेयर करना है। तो यूपीएससी अवेयरनेस सीरीज़ में इसी तरह की कई सारी जानकारियाँ हमने अपने बाकी के भी वीडियोज़ में डाली है। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें
और बाकी के भी वीडियोज़ है उनको ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको अगर कोई भी क्वेरी हो। और अगर आपका क्वेश्चन बड़ा होगा तो आप उसको प्राइवेटली भी मेल कर सकते हैं askrahulsir@gmail.com पे। उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। इसी के साथ हम ये अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।